हेलो फ्रेंड्स, मैं विभोर वर्मा ट्राइडेंट एकेडमी से। आज हम क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे। ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। दो टॉपिक्स हमने कवर कर दिए थे, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तुमने बुक में से रीडिंग भी करी होगी अभी तक, तुम्हें उसकी डिफाइन वगैरह भी याद होगी। तो हम जहाँ से हम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे आगे। आज हम सारा इसके बारे में पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब तक ये चीजें समझ नहीं आएगी ना, धीरे करके, मतलब जैसे अब भी करंट पोटेंशियल डिफरेंस समझ लिया था, अब रेजिस्टेंस समझेंगे, रेजिस्टिविटी समझेंगे। ठीक है ना, किन चीजों पे वो डिपेंड करती है, व्हाट इज ओम्स लॉ क्या होता है। ठीक है, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। जैसे मान लो आपने पोटेंशियल डिफरेंस और करंट समझ लिया, अब आपको ओम्स लॉ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, पहले तो मैं जहां पे छोड़ा था वहीं से उठाता हूँ। पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते थे, है ना, उसका फॉर्मूला क्या था, W/Q। ये फॉर्मूला था ना। अब मेरी बात ध्यान से समझना सारे। अगर मेरे पास इनमें से कोई भी दो वैल्यूज दी होगी तो मैं तीसरी निकाल लूंगा। हाँ, निकाल। ठीक है, मतलब हमारे पास यहाँ से तीन फॉर्मूले बन जाते हैं। W=V/Q भी बन जाता है ना। ये दो दे रखे हो तो ये निकल जाएगा। ठीक है, ये तो था ही। और कौन सा हो जाएगा, अगर Q निकालना हो तो क्या हो जाएगा, W/V। ये तीन फॉर्मूले यहाँ से बन जाते हैं हमारे पास। ठीक है, अब जो भी अभी तुम्हें बताऊंगा, आज का काम बताऊंगा सबको लास्ट में, तब ये तुम्हारे मदद मतलब काम आएंगे सारा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, जो मैं अगला टॉपिक करा रहा हूं ना उसको ध्यान से समझना। सबको पता है, एक चीज रिवाइज करा देता हूं। सबको पता है अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, है ना। और अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में है तो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ये चीज सबको पता है। ठीक है, अब अच्छा, इससे पहले अब देखो, अब एक चीज ध्यान से समझना जो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। एक चीज समझ लो पहले, व्हाट इज, एक कंडक्टर दिया हुआ है हमारे पास ना। कोई भी आप कंडक्टर ले लो, जैसे मान लो मैं ये एक कंडक्टर ले लेता हूं। ठीक है, कोई भी मेरे पास कंडक्टर दिया हुआ है। अब ध्यान से समझना, इधर उसके यहाँ पे उसके जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 50। सुनो ध्यान से समझो, ये कंडक्टर है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे, है ना। हमें अभी एक चीज पता है कि ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे। अभी ये नहीं पता किस डायरेक्शन में हो रहे होंगे। ध्यान से समझना, इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इधर पोटेंशियल डिफरेंस जो मेरे पास दिया हुआ है, मान लो 100 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, और इधर 50 वोल्ट दिया हुआ। ठीक है, ये कोई भी कंडक्टर है, इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, है ना। और जब अगर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो फ्लो भी करेंगे। अब मुझे कोई भी बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ध्यान से सोच के देखो। ठीक है, ध्यान से समझो कि 100 वोल्ट पे इधर जाए इलेक्ट्रॉन, इधर आएंगे या 50 पे जाएंगे, कहां जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस में है, 50 में या 100 में, ज्यादा पॉजिटिव कौन है, ये। तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर। अगर इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, अगर इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो गए तो करंट किधर जाएगा, करंट जाएगा इधर। ठीक है, ये पोटेंशियल कौन सी थी, ज्यादा वाली, बिग वन। ठीक है ना, ये कौन सी थी, स्मॉल थी। पोटेंशियल था 50 वोल्ट, वोल्ट यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, सबको पता होनी चाहिए। 100 वोल्ट था, इधर 50 वोल्ट था। ये बड़ी थी, बिग थी, ये स्मॉल थी। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हुआ, फ्रॉम हायर पोटेंशियल, फ्रॉम बिग पोटेंशियल, या हायर पोटेंशियल भी कह सकते हो, और हायर पोटेंशियल भी बोल सकते हो, टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ऐसा क्यों, एक केस तो हमने देख लिया, अगला केस देख लेते हैं। ध्यान से समझो, एक केस और बता देता हूं। देखो, कभी भी वो पूछ रहा है करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा एक कंडक्टर में, कोई भी पूछ लेता है, तो हम कहेंगे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में फ्लो करेगा। कैसे, कोई भी कंडक्टर बनाया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इधर -2 वोल्ट मेरे पास दिया हुआ है, ठीक है, पोटेंशियल, और यहां पे दिया हुआ है मेरे पास +10। इलेक्ट्रॉन्स पड़े होंगे अंदर, किधर जाएंगे, इधर ही तो जाएंगे। और करंट किधर जाएगा, करंट जाएगा इधर। तो हायर पोटेंशियल था, इधर हायर था और इधर लोअर था। ये लो ही तो है ना, -2 बड़ा है, 10 बड़ा है, 10 बड़ा है तो हम इसको हाई नहीं बोलेंगे, हाँ हाई बोलेंगे। ये बड़ा है, ये बड़ा है, 10 बड़ा है ना, तो हाई पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल पे क्या जा रहा है, करंट जा रहा है।
तो करंट ऑलवेज फ्लो थ्रू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जीरो होता मान लो यहां, तब भी इलेक्ट्रॉन कहां जाते, इधर ही जाते, और जब इलेक्ट्रॉन इधर जाते तो करंट किधर जाता है, इधर जाता। यहाँ पे 100 ले लो तब भी ऐसे ही होता है ना। अच्छा हम उल्टा करके देखते हैं एक बार, क्या पता उल्टा करके उल्टा चला जाए करंट, है ना। इधर 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 मैं कम ले लेता हूं एक बार, मान लो मैं यहाँ पे तो कंडक्टर बनाया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसके अंदर पड़े ही होंगे, क्यों कंडक्टर है। इधर मान लो मैं नेगेटिव में ले लेता हूँ, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी नेगेटिव में, तो अपने पास से कोई भी वैल्यू ले लो, 10 ले लो, -10 ले लो, ठीक है, -10 वोल्ट दिया हुआ है मेरे पास, ठीक है। इधर मैं 100 ले लूं, इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव है। नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे ना आपस में, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेंगे तो वो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। तो इसको इसने अट्रैक्ट किया, ठीक है, नेगेटिव को पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया बहुत अच्छे से, 100 था क्योंकि यहाँ पे वोल्ट, और इधर से वो दूर भागेगा तो इलेक्ट्रॉन तो इधर चले गए, करंट किधर आ गया, करंट आ गया इधर, करंट आ गया इधर। अब करंट की बताना जरा, इधर लोअर पोटेंशियल थी, इधर थी ना, तो क्या हुआ, हाइयर पोटेंशियल से तो लोअर पोटेंशियल में गया करंट, मतलब हाई टू लो पोटेंशियल, हाइयर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में जाएगा हमेशा करंट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ऑलवेज थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है। अब देखो ओम्स लॉ, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ लिया था, उसके तीनों फॉर्मूले पता है हमें, करंट के तीनों फॉर्मूले पता है, करंट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, क्या होता है, कैसे करते हैं, कहाँ यूज आता है, किसमें प्रेजेंट होता है, सब पढ़ चुके हैं, है ना। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। अब ध्यान से समझना ओम्स लॉ क्या कहता है। The potential difference V across the ends of a metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it provided the temperature remains constant. ठीक है, एक बार इसको रीड करो जरा, देखो ध्यान से। The potential difference across the ends of a given metallic wire, कोई भी metallic wire दी हुई है, उसकी जो end है, ठीक है, ends पे होता है ना, तो the potential difference across the ends of a metallic wire in an electric circuit, एक सर्किट के अंदर is directly proportional, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, ठीक है, V से रिप्रेजेंट करेंगे, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट, ये कहता है सीधा सीधा, ठीक है। और प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, बस सिर्फ एक वो कंडीशन लगा दी इसके साथ वो एक सेकंड, इसके साथ वो क्या कंडीशन लगाता है, इसके साथ वो कंडीशन लगाता है कि जो आपका टेम्परेचर है ना वो कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है ना, बस सिर्फ ये कंडीशन है। टेम्परेचर में छेड़ाछाड़ी ना हो तो हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो प्रोपोर्शनल होगा करंट की। अब इसका मतलब तो हमने समझ लिया कि ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, है ना। अब इसका मतलब जो असली में उसने कहना चाहा है ना वो समझते हैं, जो असली में वो कह रहा है, क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपका जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा ना उतना ही आपका करंट बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ही यही होता है कि जैसे कोई भी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना किसी के, तो कहने का मतलब है अगर आपकी V बढ़ी तो आपका I बढ़ेगा किसी भी कंडक्टर में, ठीक है। अगर करंट बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली उसकी पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगी, ये मतलब है उसका कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता है तो करंट बढ़ेगा, अगर करंट बढ़ता है तो भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, मतलब दोनों में से कोई भी बढ़े, दोनों एक साथ ही बढ़ेंगे, ठीक है ना। ये बढ़ जाए तब भी ये बढ़ेगा, ये बढ़ जाए तब भी ये बढ़ेगा। V इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है ना। कोई भी वैल्यू लेके देख लेना, जैसे कोई भी वैल्यू लोगे ना तुम इधर, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, अभी आगे समझ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस उससे बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अगर आपके पास प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा देते हैं, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के हमारे पास हमेशा क्या आता है, एक कांस्टेंट, जो यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा ना वो है R, और I तो बच्चा ही हुआ था। अब ये एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई है R, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ये R है ना, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस, R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है अपोजिंग टू द फ्लो ऑफ द करंट, मतलब ये अपोज करेगा किसको, मतलब बाधा डालेगा करंट के फ्लो में, ठीक है ना। जो जहां भी करंट फ्लो करेगा ना वहां पे रुकावट का काम करेगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब मेरी बात आगे ध्यान से समझो, V इज प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू RI, है ना, ये चीज तो हमने अच्छे से समझ ली। अब देखो जरा एक चीज रब कर देता हूं मैं ऊपर वाला, यहीं पे समझाता हूं, देखो ध्यान से। V इज इक्वल टू RI, V इज इक्वल टू RI, वेयर V इज पोटेंशियल डिफरेंस, I is current
एंड आर इज रेजिस्टेंस, है ना। अब देखो, अब यहां से हमारे पास तीन फॉर्मूले आते हैं। कौन कौन से तीन फॉर्मूला आएंगे, देखो ध्यान से समझना। V इज इक्वल टू आर आई, तो एक फॉर्मूला बन गया। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हमारे पास R इज इक्वल टू V बाई आई। पहला ये था, दूसरा ये था, और तीसरा कौन सा बनेगा, तीसरा कौन सा बनेगा, I इज इक्वल टू V बाई आर। दो तीनों में से कोई भी दो कंडीशन दी होगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, कोई भी कंडीशन तीनों में से हमारे पास दी होगी, कोई भी कंडीशन, तो दो मतलब दो कोई भी वैल्यूज दी, मान लो V दे दिया, I दे दिया, कहेगा R निकाल लो, तो इससे निकाल देंगे। कहेगा V दे दिया, R दे दिया, I निकाल लो, निकाल देंगे। और ये चीजें काम आएंगी। अभी रेजिस्टेंस इन, हम रेजिस्टर्स इन सीरीज, रेजिस्टर्स इन पैरेलल, जिसमें मैंने बताया था ना न्यूमेरिकल्स आएंगे, वो वाला टॉपिक है। वहां सारी तीनों की तीन चीजें काम आएंगी तुम्हारे पास, तीनों। ठीक है, इसको ध्यान से समझना, तीनों काम आएंगी। इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। वैसे तुम्हारी बुक में एनसीईआरटी में सब कुछ दिया हुआ है। अब सुनो ध्यान से, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर ऑफ अ गिवन मेटालिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा करंट के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। करंट जितना बढ़ेगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा उतना ही करंट बढ़ेगा। ठीक है, अब हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के यहाँ पे लगा दिया इक्वल टू। जब भी हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है। जो यहाँ पे जो कांस्टेंट आया ना वो आर है। ठीक है, आर, मेरी बात ध्यान से समझना, आर जो है ना यहाँ पे जो आर है, आर यहाँ पे ना तो वी पे डिपेंड करेगा ना आई पे डिपेंड करेगा, किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। जो आर है ना उसके अपने अलग ही फैक्टर्स है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये कैसे हो सकता है, जब अगर फॉर्मूला ऐसे दे रखा है आर इक्वल टू वी बाई आई, तो वी बाई आई होगा, है ना। तो आर पे तो फर्क पड़ेगा ही, अगर वी बाई आई पे फर्क पड़ेगा नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी समझ आएगा ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट है। ठीक है, रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, तो उसका जो फैक्टर्स हैं जिसपे वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो अलग फैक्टर्स है। ठीक है, अभी जो कंडक्टर हम पढ़ेंगे ना, जैसे कंडक्टर्स मैं आगे बताता हूं, पहले इसे नोट कर लो फिर बताता हूं कि रेजिस्टेंस, वाई रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। कांस्टेंट क्यों, मतलब कांस्टेंट हमें पता है कांस्टेंट है, तो इसकी मतलब उसपे वी और आई पे क्यों नहीं डिपेंड करता है, वी और आई पे डिपेंड यहाँ पे क्यों नहीं कर रहा, किस पे डिपेंड करेगा आखिर ये। ठीक है ना, वो चीज समझेंगे। इसको नोट कर लो एक बार, मैं रब करता हूं। देखो कुछ फॉर्मूलेज ऐसे होते हैं जो हमारे पास साइंस में जो डायरेक्ट होके भी डायरेक्ट नहीं होते, समझ रहे हो। जैसे अब इधर मैंने कह दिया आर इक्वल टू वी बाई आई, मैंने बोल तो दिया कि आर इक्वल टू वी बाई आई। तुम सोचोगे कि जब इस पे डिपेंड कर रहा है वो, है ना, मतलब वी और आई पे फर्क पड़ रहा है तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं बताता हूँ ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला वाइज तो पड़ेगा। जब तुम फॉर्मूला में आर निकालोगे वी और आई की, तो वो पड़ेगा, तो वो निकाल के आपको वैल्यू देगा। लेकिन जो एक्चुअली में आर डिपेंड करता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है आर, आर इज अ रेजिस्टेंस। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझो, V इज प्रोपोर्शनल टू आई था, V इज इक्वल टू आर आई था, R रेजिस्टेंस था, क्या था, R रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, और V इज इक्वल टू, अब हमारे पास तीन फॉर्मूला यहां से बन सकते हैं, है ना, हम तीनों फॉर्मूला बना लेंगे। अब मेरी बात ध्यान से समझना, ये ग्राफ है, ये V है, ये I है। अगर हमारे पास मैं V की वैल्यू 2, 4, 6, ठीक है, और इधर ले लेता हूं 1, 2, जो V और I का ग्राफ बनता है, जब भी तुम्हारे पास ओम्स लॉ आएगा ना कभी भी, तो एक ग्राफ जरूर बनाना है। ठीक है, अब समझो ध्यान से, V और I जो होगा, ठीक है, यहां से एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ देगा। ऐसा क्यों देगा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे, ध्यान से समझो, दो वैल्यू आई थी, यहाँ पे दो वैल्यू थी, तो यहाँ पे क्या आ गई, एक, क्या आ गई, 1 वैल्यू। अब यहाँ पे जब 4 वैल्यू है तो क्या हो गया, इधर क्या वैल्यू आ गई, इधर आ गई 2 वैल्यू। जब 6 वैल्यू हुई तो क्या वैल्यू आ गई, तो आ गई 3 वैल्यू। तो क्या इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जब जब करंट 1 एम्पेयर था तो इधर 2 वोल्ट, 2 हुआ तो ये 4 हो गया, ठीक है, 3 हुआ तो ये 6 हो गया, मतलब आई बढ़ा तो वी भी बढ़ गया। समझ रहे हो, दोबारा समझो, आई ये क्या है, ये है आई, ठीक है, 1 एम्पेयर, आई की यूनिट क्या होती है, 1 एम्पेयर। ठीक है, 1 एम्पेयर यूनिट होती है ना, ध्यान से समझो, आई 1 था, इधर 2 हो गया, क्या, V, क्योंकि मैंने बताया था जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ेगा। ठीक है, यही बताया था ना। अब 2 एम्पेयर ये था I, और V कितना हो गया, 4, 3 एम्पेयर कितना था करंट, और ये कितना हो गया, 6, बढ़ रहा है ना साथ साथ।
ठीक है, या फिर मैं इसका उल्टा भी कह सकता हूं, क्या V कितना था 2 वोल्ट, V कितना था 2 वोल्ट, तो करंट कितना हो गया 1। V कितना था 4, करंट कितना हो गया 2, बढ़ गया ना, 1 से 2 हो गया। V कितना हुआ 6 और करंट कितना आ गया 3, वो और बढ़ गया। तो मतलब I बढ़ा तो V भी बढ़ गया, V बढ़ा तो I भी बढ़ गया। तो इसको हमने ग्राफ के थ्रू भी प्रूव कर दिया, V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब करते हैं हम रेजिस्टेंस की बात। अब इसको नोट कर लो, और ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब भी ओम्स लाता है हमने उसकी डिफाइन देनी है, उसकी ये प्रोपोर्शनलिटी के साइन वगैरह बताने हैं सारे। ठीक है, रेजिस्टेंस बताना है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने सारा इसका ग्राफ बनाना है। अब ध्यान से समझना, आगे रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर जगह काम आएगा, और ये आगे जाके सारे चैप्टर में इसका यूज है रेजिस्टेंस का। देखो ध्यान से, रेजिस्टेंस का मतलब तो मैंने बता ही दिया सबको क्या होता है। जो रेजिस्टेंस होता है ना, उसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब जो करंट में फ्लो में बाधा डालता है, ठीक है ना, अपोज करता है करंट के फ्लो को, उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब अच्छा यहां पे मेरे से पूछ लिया उसने कि ये इसका फॉर्मूला क्यों है। ठीक है ना, ये इसका फॉर्मूला क्यों है। पहले हम ना फॉर्मूले से पहले, फॉर्मूले को अभी किसी ने देखना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले जो चीज मैं दिखा रहा हूं ना, वो ध्यान से देखना। आर इज प्रोपोर्शनल टू एल, ध्यान से समझो ये फॉर्मूला बना कैसे है। जो रेजिस्टेंस होगा ना, व्हाट इज एल, एल क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जो भी कंडक्टर हमारे पास दिया होगा ना, जैसे मान लो मैं ये कंडक्टर ले लेता हूं, ठीक है ना, एल इसकी क्या है, एल इसकी क्या है, लेंथ है। क्या है, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, अब आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। व्हाट इज एरिया, एरिया इज द, व्हाट इज एरिया, एरिया क्या है, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, मतलब इस कंडक्टर का एरिया। जो भी इस कंडक्टर का क्या होगा एरिया, वो है ए। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझो, आर इज प्रोपोर्शनल टू ए, इसका मतलब बताओ मेरे को, सॉरी एल, इसका मतलब सुनो, इसका मतलब है जितनी लेंथ बढ़ेगी उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय, दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब हमारे पास कहां दिया हो, नीचे दिया हो इसके। ठीक है ना, ये डायरेक्ट था, ये डायरेक्ट नहीं था, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्स है। ठीक है ना, ये इनवर्स है ना 1 बाय, क्योंकि मैं इसको ये इनवर्स ऐसे लिखूंगा, ऊपर जाके जब लिखूंगा तो दिस इज कॉल्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब ध्यान से सुनो, जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस कम होगा। जितना एरिया बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मान लो इसका एरिया बढ़ जाता है ना, तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। लेकिन अगर इसकी लेंथ बढ़ जाती है, किसी भी कंडक्टर की लेंथ बढ़ जाती है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उसका रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। लेंथ से बढ़ेगा, एरिया से घटेगा। क्यों, क्योंकि वो इनवर्सली है और वो डायरेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद इन दोनों को कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब हम ये लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कंबाइनिंग इक्वेशन, इसकी थ्योरम है पूरी जो मैं करा रहा हूं। अब इसको हमने क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करूंगा तो क्या हो जाएगा, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ये आ जाएगा ना जब मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, अब इसे हटाता हूं मैं। ठीक है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, आ गया मेरा वही फॉर्मूला, आ गया सेम। अब दिक्कत क्या होगी, अब दिक्कत होगी बच्चों को, व्हाट इज दिस, ये क्या है, ये है रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी कभी भी, अब ध्यान से समझना, रेजिस्टिविटी होती है प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। ठीक है ना, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी कैसे, अब देखते हैं, ये नोट कर लो, फिर मैं रब करता हूं। अभी इसके ऊपर ना एक तुम्हारे पास न्यूमेरिकल है, जब हम इसके सारे को पढ़ेंगे ना, उस न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ आएगा तुम्हें टॉपिक। ध्यान से समझो, देखो R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये हमारे पास आ गया था। दिस इज रेजिस्टिविटी। ध्यान से समझना, मेरे पास ना 2 कंडक्टर दिए हुए हैं, मेरे पास कोई भी 2 कंडक्टर दिए हुए हैं। ठीक है, उनकी लेंथ एल है, एरिया ए है, लेंथ एल है, एरिया ए है। ठीक है, मान लो सिल्वर है और इधर भी सिल्वर है ना, एक ले लेता हूं गोल्ड। 2 कंडक्टर दिए हुए हैं, है ना, एक गोल्ड है और इधर
इधर सिल्वर ही रहने दे देते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है, अभी रेजिस्टिविटी को समझने के लिए करते हैं। देखो ध्यान से, मैंने कहा था तुम्हें जो रेजिस्टिविटी होगी ना, रेजिस्टिविटी होगी वो प्रॉपर्टी होगी किसकी, प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। मतलब हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग है। कैसे, हमारे पास एनसीईआरटी में टेबल दिया हुआ है, ठीक है, उसमें हर किसी की वैल्यू दी हुई है। सिल्वर की वैल्यू दी हुई है, कॉपर की वैल्यू दी हुई है, हर किसी की वैल्यू दी है। सिल्वर की वैल्यू अप्रोक्स 1.60 दी हुई है, ठीक है, कॉपर की दी हुई है 1.60 इंटू 10⁻⁻8 ऐसे दी होगी, ठीक है, और कॉपर की दी होगी हमारे पास 1.62 इंटू 10⁻⁸8, ठीक है, 1.60 इंटू 10⁻⁸8, 1.62 इंटू 10⁻⁸8, ये अलग अलग वैल्यूज है। बट दिस इज रेजिस्टिविटी, दिस इज रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल। ये हर मटेरियल की अलग होगी, ये हर मटेरियल की अलग होगी। जैसे ये सिल्वर है ना, ये भी सिल्वर का कंडक्टर है, ये भी सिल्वर का कंडक्टर है। मैंने पूछा इसकी रेजिस्टिविटी क्या है, तुम कहोगे इसकी वही रेजिस्टिविटी, इसकी रेजिस्टिविटी मान लो तुमने एक्स लेट करी, इसकी रेजिस्टिविटी एक्स है, ठीक है। इस कंडक्टर की रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन लेंथ एंड एरिया, यहाँ पे वो लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करेगी, रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है। लेंथ और एरिया पे रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं कर रही। अब तुम क्या करोगे, सिल्वर की रेजिस्टिविटी पूछी मैंने, तुम कहोगे सिल्वर की रेजिस्टिविटी एक्स है, ठीक है, कंडक्टर की। मान लो इसकी लेंथ ले लेता हूं मैं तुम्हारे पास, इसकी लेंथ ले लेता हूं, सुनो ध्यान से। इसकी लेंथ ले ली मैंने 2 सेंटीमीटर और इसका एरिया ले लिया मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी लेंथ ले ली मैंने 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया ले लिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या होगा, क्या इसमें रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा, क्या रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। तो लेंथ क्या इधर 1 है और एरिया क्या इधर 2 है। जो रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, है ना, और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आर की वैल्यू निकल जाएगी। मान लो यहाँ पे हाफ ही आ गई, ठीक है, हाफ एक्स आ गई या कुछ भी 1 लगा लो, मैं यहाँ पे 1 लेट करता हूँ कि जो हमारी रेजिस्टिविटी की वैल्यू है वो है 1। इतनी बड़ी लेट नहीं करेंगे, ठीक है, इतनी बड़ी लेट नहीं करेंगे, मैं 1 लेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद इधर करूंगा R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो की वैल्यू क्या थी, सिल्वर की रो की वैल्यू क्या थी, सिल्वर की रो की वैल्यू 1 थी, तो इधर भी तो सिल्वर की रो की वैल्यू क्या होगी, 1 ही होगी। रो क्या है, रो रेजिस्टिविटी को बोल रहा हूं मैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी को रो भी बोल सकते हैं, RH रो भी बोलते हैं रेजिस्टिविटी। अब सिल्वर की वैल्यू रेजिस्टिविटी की, सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1 थी, तो इधर भी तो सिल्वर की रेजिस्टिविटी 1 ही रही होगी। लेंथ क्या है 8, एरिया क्या है 2 4, ये हाफ आया ये 4 आया, क्या रेजिस्टेंस, इधर तो रेजिस्टेंस हाफ आया और इधर रेजिस्टेंस 4 आया, तो रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ा, हाँ पड़ा। क्यों? क्योंकि लेंथ और एरिया अलग थे। क्या रेजिस्टिविटी दोनों की अलग अलग है? नहीं, रेजिस्टिविटी दोनों, क्योंकि कंडक्टर सेम है, सिल्वर का है सिल्वर का है। बाई चांस यहाँ पे गोल्ड लिखा हुआ होता था, बाई चांस यहाँ पे गोल्ड देता, तो मैं क्या करता, सिल्वर की रेजिस्टिविटी जो है क्या वो इस कंडक्टर की भी रेजिस्टिविटी वही है? नहीं, सिल्वर की रेजिस्टिविटी अलग है, गोल्ड की अलग है, ठीक है। जो रेजिस्टिविटी सिल्वर की होगी वो गोल्ड की नहीं होगी, जो गोल्ड की होगी वो सिल्वर की नहीं होगी, सबकी रेजिस्टिविटी अलग है। रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, प्रॉपर्टी है वो मटेरियल की, और उसकी डिफरेंट वैल्यूज होती है हर किसी की, सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, गोल्ड की अलग है, ठीक है। जहां टॉपिक है ना मसला, उसके नीचे एक टेबल दिया हुआ है, वो सबने रीड करना है, उसकी वैल्यूज किसी ने नहीं याद करनी, ना वो कभी आती और ना वो कोई पूछेगा, लेकिन एक हमारी नॉलेज के लिए वो पता होना चाहिए हमें कि हर किसी की वैल्यू अलग होती है, ठीक है। सिल्वर की अलग है, कॉपर की अलग है, गोल्ड की अलग है, हर मटेरियल की रेजिस्टिविटी अलग है, समझ रहे हो। अब ऑन विच फैक्टर्स क्वेश्चन आता है हमारे पास 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है सीधा बोर्ड में, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन, ऑन विच फैक्टर्स रेजिस्टेंस डिपेंड्स, पहला लेंथ, दूसरा एरिया, तीसरा रेजिस्टिविटी, खत्म, ठीक है। चौथा टेम्परेचर भी लिख सकते हो तुम, ठीक है, टेम्परेचर से भी हमारे पास फर्क पड़ता है इसका रेजिस्टेंस में, ठीक है। लेंथ, एरिया, रेजिस्टिविटी इज द मेन की फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। ये क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में। सिंपल सा क्वेश्चन आता है, लेंथ ऑफ द मटेरियल, एरिया ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, ऑन दिस फैक्टर रेजिस्टेंस डिपेंड्स, ठीक है। आया समझ सबको रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस
क्या होगा, डिपेंड करेगा किस पे, लेंथ और एरिया पे, कि कितना उसका लेंथ है, कितनी उसकी एरिया है। अभी मैं तुम्हें एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उससे तुम्हें सारा क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर होएगा। और रेजिस्टिविटी याद रखना हमेशा, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी मटेरियल, हर मटेरियल के लिए क्या होगी, अलग होगी। क्या, रेजिस्टिविटी, जिसको हम रो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रो भी बोलते हैं। अच्छा, बट आर द यूनिट्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है दिस इज ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी ना हमारे पास, वो होगी ओम, ठीक है, ओम बोलते हैं। और रिप्रेजेंट कैसे होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। हो गया रेजिस्टेंस टॉपिक। अब देखो आगे फैक्टर्स बता दिए, इसके फैक्टर्स, ऑन विच फैक्टर्स डिपेंड्स रेजिस्टिविटी का बता दिया तुम्हें, है ना। रेजिस्टिविटी अलग होती है हर मटेरियल के लिए। हमारा ओम्स लॉ भी हो गया, उससे 3 फॉर्मूले भी हमने डिराइव कर दिए कि 3 फॉर्मूले कौन कौन से आएंगे, पता भी चल गया उसके बारे में। अब जो इससे भी आगे टॉपिक है वो देखते हैं। अब ना मेरी बात ध्यान से समझना, तुमने करना क्या है, अब एक न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, एग्जाम्पल तुम्हारी बुक का 12.6 एनसीईआरटी, ठीक है। ये एग्जाम्पल समझते हैं, इस एग्जाम्पल के बाद तुम्हारा सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, जो इसके इस टॉपिक में होंगे। ध्यान से सुनो, देखो वो क्या कहता है। अब वायर, सारे रीड करेंगे साथ साथ 12.6 को, ठीक है ना, बुक्स खोल लेना साथ साथ और रीड करना। अब वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है उसका, एरिया। ध्यान से सुनो, एक वायर दी हुई है, एक वायर दी हुई है, इसको मानेंगे हम केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, केस फर्स्ट मानते हैं इसको। वो कहता है अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल, कोई भी मटेरियल है, उसने हमें मटेरियल डिफाइन नहीं किया कि आपके पास की कोई कॉपर है या गोल्ड है या सिल्वर है, ठीक है ना। गिवन मटेरियल क्यों कहा उसने, क्योंकि हर किसी की रेजिस्टिविटी अलग होगी, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, इसकी लेंथ कितनी दी हुई है उसने, L, ठीक है, मान लिया। उसके बाद इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, A दिया, एरिया कितना दिया हुआ इसका, A, ये भी मान लिया। कहता है हैज अ रेजिस्टेंस, उसके पास जो रेजिस्टेंस है ना, जो उसका रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम, ठीक है ना। वो कह रहा है, एक पहला केस दिया हुआ है उसने, ध्यान से समझना इसको। वो कह रहा है कि एक ना कंडक्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, वायर दी हुई है, वायर, ठीक है, वायर का लेंथ L है, एरिया A है, और उसका रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम। मतलब उसने हमें आंसर बताया हुआ है इसके कि भाई इसका रेजिस्टेंस क्या है, 4 ओम। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A इज इक्वल टू 4 ओम। ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी वैल्यू है। मतलब जब इसको सोल्व किया होगा, है ना, किसी भी मटेरियल के लिए उसने, तो उसका आंसर 4 ओम आया किसी भी रेजिस्टेंस का। इसको R1 लेट कर लो, R1 पहला था ना, फर्स्ट केस था, तो R1, ठीक है। अब उसके बाद वो क्या कहता है, ध्यान से समझो। what would be the resistance of another wire of the same material। सुनो, एक अनदर वायर दी हुई है, दूसरी वायर दी हुई है, ध्यान से सुनो, और इसका केस सेकंड मान लो इसको, ठीक है, R2। अब देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है कि what would be the resistance of another wire of the same material, मटेरियल सेम है, मतलब रेजिस्टिविटी दोनों की सेम है। अगर इसकी 2 है तो उसकी रेजिस्टिविटी 2 है, ये है उसका मतलब कहने का। तभी उसने क्या बोला है, सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2। लेंथ क्या होगी इसकी, L/2, ठीक है, लेंथ होगी इसकी L/2, और एरिया हो गया इसका 2A, एरिया हो गया इसका 2A। एरिया तो उसने डबल कर दिया, लेंथ उसने हाफ कर दी। वो पूछ रहा है मेरे से अब व्हाट वुड बी इट्स रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ये पूछ रहा है मेरे से। सबसे पहले मैं रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, रो L/A, ये है ना। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना मेरी बात को। रो पता नहीं हमें, क्योंकि एक मटेरियल है, उसने कोई भी मटेरियल बताया था, हमें रो नहीं बताई थी। एल क्या दी हुई है, इधर एल की एल डाल दी थी, ए था, ए डाल दिया था, यही था ना, ए लिख दिया था यहाँ पे, यहाँ एल थी तो एल लिख दिया था। अब यहाँ पे लेंथ क्या है, L/2, तो इसको लिखूंगा मैं L/2। बट इज एरिया है, एरिया कितना है, 2A, ये दिया हुआ है ना। एरिया डबल कर दिया। देखो मेरी बात ध्यान से समझना, यहीं से ना तुम्हारे माइंड में एक चीज स्ट्राइक करनी चाहिए, क्या, एरिया डबल कर दिया ना, मैंने क्या बताया था, जब जब वो एरिया की वैल्यू बढ़ाएगा तब तब हमारा रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, और जब जब लेंथ घटेगी तब भी रेजिस्टेंस कम होगा। तो हमें अल्टीमेटली एक चीज पता चल चुकी है कि हमारा जो रेजिस्टेंस आने वाला है ना, वो 4 ओम से कम ही आएगा।
कहां से पता लगी? क्योंकि एरिया उसने डबल कर दिया। मैंने बताया था 1/a कहा था ना, R इज प्रोपोर्शनल टू 1/a। एरिया जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा, लेंथ जितनी घटेगी, लेंथ भी तो घटाई है ना उसने L/2, तो रेजिस्टेंस भी उतना कम होगा। ये चीज बताई थी ना। आप देखो आगे क्या होता है। आगे इसको लिख दूंगा मैं रो L/2 है ना, रो L/2 अपॉन 2 है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, 1 लगा के ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 × 2a क्या आ गया, 2 × 2a क्या आ गया, रो L अपॉन 4a। ये आ गया ना। अब ध्यान से सुनो, ये इक्वेशन फर्स्ट थी। मैंने क्या किया, रो L/a यहां की वैल्यू यहां से उठाई। रो L/a की वैल्यू क्या थी, 4 ओम, तो मैंने लिखा 4 ओम। नीचे क्या था, 4, तो ये कटा आपस में क्या आ गया, 1 ओम। तो क्या 1 ओम क्या आया, 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर। जो केस सेकंड की उसने मेरे से वायर पूछी थी ना, कि उसकी लेंथ हमने हाफ कर दी और एरिया डबल कर दिया, है ना, लेंथ हाफ कर दी थी, एरिया डबल कर दिया था, ठीक है। तो उसका रेजिस्टेंस उसने पूछा था, तो उसका रेजिस्टेंस तो मेरे माइंड में पहले स्ट्राइक कर गया था कि उसका कम ही निकलेगा। क्यों, हमें पता था कि एरिया उसने डबल करा है तो वैल्यू घटेगी, लेंथ उसने कम किया तो वैल्यू ऑटोमेटिकली घटेगी। तो क्या आ गया हमारा 1 ओम। 4 ओम से क्या हो गया, 1 ओम, जिसकी लेंथ हाफ कर दी थी, एरिया डबल कर दिया। ये न्यूमेरिकल करने के बाद जो हमारा कंसेप्ट था रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, सब क्लियर हो गए सब, ठीक है। और रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, ये सारे टॉपिक करा चुका हूं। अब हमने अगले जो टॉपिक करने हैं ना, इसी के आगे बढ़ेंगे। इसके आगे टॉपिक होगा रेजिस्टर्स इन सीरीज। जब हम रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं, फिर उनके ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। अब सुनो, तुमने काम क्या करना है, ध्यान से। पहले एक चीज नोट कर लो, मेरी एक चीज नोट कर लो। तुम्हें ना क्वेश्चन देता हूं, पहले तुम ध्यान से सुनो। जो तुमने काम करके मेरे पास भेजना है वो सुन लो ध्यान से, क्योंकि तुम सिर्फ साइंस के क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हो, उसकी तैयारी नहीं करते और ना ही उसको रिटर्न में करते। देखो ध्यान से, सबसे पहले 12.1 से लेके 12.6 तक सारे न्यूमेरिकल्स किसके, एनसीईआरटी के, सारे के सारे हो जाएंगे। तुम्हें पता है कैसे करने हैं, सारे फॉर्मूले जो बताए हैं ना करंट के, पोटेंशियल डिफरेंस के, वो ही लग रहे हैं। इसको बिना देखे करने हैं, नहीं आए तो फिर बुक में देखना है, ठीक है ना, बिना देखे करने हैं सब में। 12.6 में करा चुका हूं अभी ये करना है। और उसके बाद सुनो, ओम्स लॉ प्रॉपर डिफाइन करना है विद ग्राफ, ठीक है। करंट जितना मैंने बताया था, जितना मैंने करंट बताया हुआ वो सारा बताना है तुम्हें। पोटेंशियल डिफरेंस जितना मैंने बताया था वो सब बताना है, जितना भी मैंने कराया था ना वो सब कराना है। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, सब करना है। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सब बताना है जितना मैंने बताया था। करंट भी, ओम्स लॉ भी, रेजिस्टेंस भी, ठीक है। रेजिस्टेंस की जो डेरिवेशन कराई है वो भी बतानी है, ठीक है। और इसके फैक्टर्स भी बताने हैं, ठीक है। ये काम है तुम्हारा, नोट कर लो। पोटेंशियल डिफरेंस, करंट, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, उसके फैक्टर्स, ठीक है। और ये 6 न्यूमेरिकल। और अब 2 न्यूमेरिकल और दूंगा, 12.7 और 12.8। ये बुक के नहीं है, ये मेरे हैं, ध्यान से समझो जो मैं दे रहा हूं। सब नोट कर लो, एक बार बोल रहा हूं मैं, सब नोट कर लो, देखो ध्यान से। लिखो, क्वेश्चन लिखो जरा, 2 क्वेश्चन है, ये सबने सोल्व करके भेजने हैं मेरे पास, ठीक है। अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, a wire of given material L and area of cross section A has a resistance 8 ohm. What would be the resistance of another wire of the same material having length L/8 and area 6A? लेंथ उसकी होगी जो अनदर है उसकी L/8 और एरिया कितना हो गया 6A, ठीक है। ये पहला 12 मतलब ये एक पहला न्यूमेरिकल समझ लो इसको, ठीक है। दूसरा न्यूमेरिकल वही सेम, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हैज अ रेजिस्टेंस। उसका रेजिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है। इसका पहले वाले का कितना बताया था मैंने, देख लेना कितना बताया था, ठीक है। सेकंड वाला है जो मैंने उसका रेजिस्टेंस बता रहा हूं तुम्हें 20 ओम, उसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20 ओम। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ, जो उसकी लेंथ है वो है 8L, लेंथ उसकी 8L है और एरिया है उसका A/6। ये 2 न्यूमेरिकल, उसका 8 ओम बताया था मैंने, ठीक है ना। ये 2 न्यूमेरिकल,
ठीक है, ये दो न्यूमेरिकल करने हैं कि एक तो हमारे पास कंडक्टर दिया हुआ है जिसकी लेंथ L है, एरिया A है, और दूसरा कंडक्टर दिया हुआ है उसकी हमने लेंथ क्या कर दी L/8 और एरिया उसका 6 से कर दिया। ठीक है, 6 से कर दिया, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आएगा ये बताना है। तो ऐसे ही दूसरे केस कर दिया जिसमें लेंथ मैंने 8L कर दी और एरिया A/6 कर दिया। ठीक है, पहले वाले का जो कंडक्टर था उसका 20 ओम दिया हुआ था, तो जो अब अगला आएगा, ठीक है, केस सेकंड आएगा, वो बताना है हमें। ये दो के दो न्यूमेरिकल तो तुम करोगे ही, ये 6 न्यूमेरिकल तुमने करनी है, 6 मैंने अभी भी कराया है। ठीक है, ये 7th 8 तो न्यूमेरिकल, और ये सारी की सारी डिफाइन बहुत अच्छे से प्रॉपर, मतलब जो कोई भी चीज इसमें कोई भी फॉर्मूला छूटे ना, मतलब कम से कम अगर एक टॉपिक उठा रहे हो ना तो उसको 1 से 1.5 पेज तक लिखना है, उसको 1 से 1.5 पेज तक उसकी इंफॉर्मेशन लिखनी है इसमें है क्या। ठीक है ना, और ऐसे नहीं है कि बुक में देखा और लिख लिया, याद करके लिखना है सब में हर टॉपिक को। ठीक है, ये तुम्हारा जब वीडियो अपलोड करूंगा उसके 4-5 घंटे बाद मेरे को सारा काम मिल जाना चाहिए प्रॉपर सबका। ठीक है, स्टे होम, स्टे हेल्दी, मिलते हैं जल्दी और करते हैं चैप्टर को खत्म। ठीक है भाई, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स हैं सबके साथ शेयर करना है इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं, बाय।